हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी का बॉटनी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स। तो इसके हम 5 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने देखा था जिसमें हमने देखा क्या क्या देखा था। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट, ओरिजिन, पार्ट्स, नोमेनक्लेचर। फिर उसके बाद हमने देखा था टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर हमने प्लांट एंड एनिमल वायरस कंप्लीट किया था। अब हम आ रहे हैं उसी चैप्टर के सेकेंड टॉपिक में, विच इज़ बैक्टीरियोफेज। आई होप आपने 5 वीडियो पहले देखे होंगे। तो हमारा फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोफेज के बारे में बेसिक जानकारी, कि कब उसके बारे में जानकारी पता चली हमें, कैसे पता चली, वो क्या होते हैं नॉट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? दीज आर द वायरस विच आर पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं। जैसे कुछ वायरस होते हैं जो एनिमल को इन्फेक्शन शो करते हैं, कुछ वायरस होते हैं जो प्लांट में इन्फेक्शन शो करते हैं, ऐसे ही कुछ वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन शो करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। Discovered by E. Twart in 1915 and studied by D. Herlin in 1917। तो क्या हुआ? जो ई ट्वार्ट है, उन्होंने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की। मतलब उन्होंने खोजा कि हाँ, वायरसेस ऐसे भी वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे भी इन्फेक्शन शो करते हैं। तो उनका नाम क्या था? ई ट्वार्ट। और उसके बाद डी हर्लिन आए। ही क्वाइंड द टर्म। उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने पहली बार बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने पहली इस वर्ड बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। मतलब क्या हुआ? जो फादर थे वो ई ट्वार्ट थे और जिन्होंने नामकरण किया वो कौन थे? डी हर्लिन। वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी इज पॉसिबल। मतलब इनकी साइज़ बहुत छोटी थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इनको पढ़ा जा सकता था। ठीक है। द वायरस अटैकिंग द बैक्टीरियम ई कोलाई आर कॉल्ड कॉलीफ्लेज। मतलब जो वायरस ई कोलाई बैक्टीरिया को हर्ट करते थे, इन्फेक्शन शो करते थे, उनको क्या कहते थे? कॉलीफ्लेज। क्या कहते थे? कॉलीफ्लेज। ठीक है। तो जैसे अलग अलग फेज बैक्टीरिया होते हैं, वैसे ही कॉलीफ्लेज एक था जो ई कोलाई को इन्फेक्शन शो करता था। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियम। तो पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बांट देना। ठीक है। जैसे 1000 लोग हैं आपके सामने, तो आपने उनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया ताकि आप उनके बारे में डिटेल स्टडी कर सकें। क्लासिफिकेशन से क्या होता है? आप काफ़ी बार इस क्वेश्चन को फेस करते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है? तो इसका आंसर ये होता है टू मेक स्टडी शॉर्टर। मतलब किसी के बारे में भी स्टडी करने में हमको आसानी हो जाती है, कंसाइज हो जाता है हमारा टॉपिक, मतलब छोटा हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हम अलग अलग फैक्टर्स लेते हैं कि मतलब इस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे या इस बेसिस में क्लासिफाई करेंगे। तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। मतलब उसकी सिमेट्री के बेसिस में क्लासिफाई करते हैं, वो टेल्ड है, क्यूबॉइडल है या फिलामेंटस है। ठीक है। फिर दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम और जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ? उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, इस बेसिस में क्लासिफाई करते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक है। इससे क्या पता चलता है? जेनेटिक मटेरियल के बेसिस में डिवीजन होता है। फिर थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियल एक्शन। मतलब अगर वो वायरस बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो क्या फंक्शन शो करता है, मतलब उसके अंदर जाने से बैक्टीरिया में क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो ये इसके बेसिस में भी हमने क्या बनाई? 2 कैटेगरी बनाई, वायरुलेंट और ए वायरुलेंट। जो वायरुलेंट होते हैं वो क्या करते हैं? कॉज डेथ ऑफ अ होस्ट ड्यूरिंग देयर मल्टीप्लिकेशन। मतलब जब वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तब अपने होस्ट की डेथ कर देते हैं। अब जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप मल्टीप्लिकेशन टर्म यूज़ कर, मतलब आप किसी भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मल्टीप्लिकेशन टर्म यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। मतलब अगर कोई कहे कि ये वायरस मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो वायरस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो कर रहा है। क्या होता है? आफ्टर अटैकिंग बैक्टीरियल सेल, दीज बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, फॉर्म बैक्टीरियल डीएनए एंड फॉर्म अ न्यू फेज पार्टिकल। मतलब देखो, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें खुद का एक जेनेटिक मटेरियल होगा, हमने मान लिया कि डीएनए है। ठीक है। तो क्या होगा?
जैसे ये फेस पार्टिकल हैं, ये छोटे छोटे, इनमें से एक फेस पार्टिकल इसमें घुस गया, तो वो क्या करेगा, बिना बैक्टीरियल डीएनए की मदद के खुद का रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, खुद की कॉपी बनाना, ठीक है। तो वो खुद की कॉपी बनाएगा बिना बैक्टीरियल डीएनए की हेल्प से। उसके बाद क्या होगा, खुद के, जैसे अब एक था, अब ये 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4, 5, 6 ऐसे हो जाएंगे। क्यों, रेप्लिकेशन शो कर रहा है, वो खुद की कॉपी बना रहा है। उसके बाद क्या होगा, दिस बैक्टीरियल सेल रप्चर्स, मतलब ये जो सेल है वो रप्चर हो जाएगी, वो फट जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो 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 ये फेस पार्टिकल्स हैं ये बाहर आ जाएंगे और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी। और उसके बाद ये फेस पार्टिकल क्या करेंगे, दूसरे बैक्टीरिया में इन्फेक्शन शो करेंगे, ठीक है। मतलब एक को मार दिया, अब बाकियों को जाके मारेंगे, ये ऐसे करते हैं। जो ए वायरलेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो मारते नहीं हैं। वो जैसे ये बैक्टीरिया है, बड़ा सा बैक्टीरिया, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल बना दिया हमने, इसमें ये फेस पार्टिकल घुस गए। अब ये क्या करेंगे, ये अपना डीएनए इसको दे देंगे, मतलब ये बैक्टीरिया का डीएनए हो गया और यहाँ पे वायरस का डीएनए हो गया, ये अटैच हो जाएगा और उसके बाद इसी कंडीशन में रेप्लिकेशन शो करेगा, मतलब खुद की कॉपी बनाएगा बहुत सारी जनरेशन तक। और उसके बाद क्या होगा, ये जो इंटीग्रेटेड स्टेज बनी, इंटीग्रेटेड मतलब 2 लोगों का मिलना, ये जो इंटीग्रेटेड स्टेट बनी इसको क्या कहेंगे, लाइजोजेनी, ठीक है। इसको हम लाइजोजेनी कहेंगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब बाहरी परिवर्तन के कारण या फिर बाहरी कुछ अलग कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना या फिर प्रेशर का इंक्रीज़ हो जाना, या बाहरी किसी बदलाव के कारण, बाहरी किसी स्टिमुलस के कारण ये जो ए वायरलेंट है वो वायरलेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो सेकंड वाला टाइप है ये फर्स्ट वाला टाइप बन जाता है। और उसके बाद वो क्या करेगा, जो फर्स्ट वाले ने किया वही करेगा, बैक्टीरिया की डेथ करेगा और उसके बाद खुद डिवीजन करके बाहर चला जाएगा और दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कराएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फोर्थ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। इसके बेसिस में 6 क्लासेस बनाई गई। टाइप वन में क्या था, टाइप ए में क्या था, हेक्सागोनल हेड, मतलब हेड जो होगा उसकी 6 साइड होंगी। रिजिड टेल रिजिड होगी, विथ कॉन्ट्रेक्टाइल सीट, मतलब एक सीट होती है ऐसी, उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल होगी वो, और टेल फाइबर्स होंगे। ये जो ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसको टेल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, टी इवन फेस। टी इवन फेस का मतलब क्या होता है, जैसे T2 क्या है इवन, T4 क्या है इवन, ऐसे, ठीक है। और याद रखें इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, जो 2 होता है वो नीचे आता है। फिर टाइप बी में क्या होगा, हेक्सागोनल हेड होगा, टेल इलास्टिक होगी, इंटैक्ट होगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियोफेज T1 एंड T5। फिर थर्ड टाइप क्या होता है, हेक्सागोनल हेड, टेल आर शॉर्टर देन हेड, नो कॉन्ट्रेक्टाइल सीट, टेल फाइबर्स प्रेजेंट और एब्सेंट। इसका मतलब क्या होता है, हेड जो है वो हेक्सागोनल होगा लेकिन सर बड़ा सा होगा और जो टेल होगी वो छोटी होगी, ठीक है। और इसमें सीट प्रेजेंट नहीं होती, टेल फाइबर प्रेजेंट हो सकते हैं या एब्सेंट हो सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड बैक्टीरियोफेज T3 और T7 इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल और इसका क्लासिफिकेशन याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट अगर आता है तो। और फिर जो डी टाइप होते हैं, डी टाइप में क्या होता है, ओनली हेड मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैप्सोमियर, मतलब सिर्फ सर होगा, लार्ज नंबर ऑफ कैप्सोमियर से बन के होगा। ई टाइप में क्या है, ये डी और ई टाइप सेम है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ कैप्सोमियर हैं, कितने हैं, लार्ज नंबर, और इसमें कितने हैं, स्मॉल नंबर। डी का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरियोफेज 5-178। ये जो 5 है ये ऐसा होता है, मुझे उसका साइन नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने PHI लिखा है। और जो ई टाइप होता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरियम F2MS2। फिर नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं एफ टाइप, ये फिलामेंटस होता है विदाउट हेड, मतलब सिर्फ फिलामेंट होता है, ऐसा फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें, और इसमें हेड नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियोफेज एफ बी का ही मतलब है फिलामेंटस बैक्टीरियम या फिर फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज, ठीक है।
रिसेंटली अ न्यू ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेज हैज़ डिस्कवर्ड नेम टाइप जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अभी एक नया टाइप का बैक्टीरियोफेज डिस्कवर किया गया है, मतलब नया टाइप का मिला है और इसका नाम हमने टाइप जी रखा है। ये प्लियोमॉर्फिक होता है। इसकी जो एनवेलप होती है उसमें क्या होता है, लिपिड प्रेजेंट होते हैं और इसके जो कैप्सिड होते हैं वो डिटैचेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, MV12। क्या एग्जाम्पल है, MV12। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज में क्या आता है कि उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। पहला क्या है, हेड, दूसरा क्या है, नेक और कॉलर, और थर्ड क्या है, टेल। ठीक है, समझ में आया। अब हम हेड के बारे में पढ़ते हैं। हेड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड होगा और कैप्सिड होगी। हेक्सागोनल इन शेप, हेक्सागोनल शेप होगा उसका। ठीक है, 650 एंगस्ट्रॉम इन डायामीटर, उसका डायामीटर 650 एंगस्ट्रॉम होगा। ये याद रखें, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। 950 एंगस्ट्रॉम की लेंथ होगी। इसकी लेंथ ये जो है, जो अभी मैंने लाइन बनाई वो कितने की होगी, 950 एंगस्ट्रॉम की। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए कौन सा होगा, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट से सराउंड रहेगा जिसको हम क्या कहेंगे, कैप्सिड। ठीक है, डीएनए इन हेड की अमाउंट, जो डीएनए है सर में उसका कितना वैल्यू है, 6 × 10⁻³ mg। कितना, 6 × 10⁻³ mg। 60% डीएनए होता है और 40% प्रोटीन होता है। जो सर होता है उसमें 60% डीएनए होता है और 40% प्रोटीन होता है। द कोट ऑफ अ हेड इज कंसिस्ट ऑफ अराउंड 2000 कैप्सोमियर। जो हेड में कोट होता है उसमें कितने कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं, 2000। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैप्सिड है वो कितने कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, 2000 कैप्सोमियर से। द लेंथ ऑफ डीएनए इन T2 फेज इज 52,000। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में है ये। विच इज़ फाउंड इन कोलाइड स्टेट इन अ हेड, कोलाइड स्टेट में ये मिलती है सर पे। ठीक है, T2 में कितनी लेंथ होती है डीएनए की, 52,000 एंगस्ट्रॉम। और किस स्टेट में मिलती है, कोलाइड स्टेट में। कहाँ मिलती है, हेड में। फिर हम पढ़ते हैं कॉलर और नेक के बारे में। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। ये जो छोटा सा है ये, इसको हम नेक या कॉलर कहते हैं। कैसी है ये, प्लेट लाइक है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, हेड और टेल के बीच में। ये जो पूरा ये आता है अपना, ये क्या आता है अपना, टेल में आता है। ठीक है, इसको हम सीथ कहते हैं और ये जो है इसको हम टेल फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल फाइबर्स। किसी किसी में ये प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं एंड प्लेट। ये भी कैसे शेप की होती है, हेक्सागोनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे डायमीटर्स दिए हुए हैं। प्रोटीन कोट और डीएनए भी इसमें दिखाया गया है कि प्रोटीन कोट कहाँ है, डीएनए कहाँ है। कॉलर अलग से मेंशन है, सीथ है, तो इसको इम्पॉर्टेंट है। इसका डायग्राम बहुत बार आता है तो याद करके रखिएगा। फिर हम पढ़ते हैं टेल के बारे में। इट इज़ अ हॉलो सिलेंड्रिकल, कंसिस्ट ऑफ 950 एंगस्ट्रॉम एंड 80 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द वाइल्ड कोल्ड। मतलब उसकी लेंथ 950 होती है और जो ब्रेथ होती है वो कितनी होती है, 80 होती है। इंटरनल डायमीटर 25 एंगस्ट्रॉम होता है। तो क्या होता है, एक पाइप का जैसे आपने देखा होगा, तो ये बाहर का डायमीटर कितना हो गया उसका, 80, और जो अंदर का हुआ वो कितना हो गया, 25। कवर्ड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल स्पाइरल मेम्ब्रेन, तो कॉन्ट्रेक्टाइल स्पाइरल मेम्ब्रेन्स उसमें रहते हैं। एंटायर कोर हैज़ 25 राउंड्स। कितने राउंड्स होते हैं, 25 राउंड्स। और एक राउंड में कितने कैप्सोमियर होते हैं, कैप्सूल नहीं, कैप्सोमियर कितने होते हैं, 200। तो 200 डिवाइड बाय 25 कितना होगा, 8। मतलब एक राउंड में कितने हुए, 8। समझ में आया, मतलब वो ये कह रहा है 25 राउंड होते हैं और टोटल मिला के कितने कैप्सोमियर होते हैं, 200। तो एक राउंड में कितने होंगे, 200 डिवाइड बाय 25 मतलब 8। तो यही लिखा है, देयर इज 8 कैप्सोमियर इन ईच राउंड। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ ट्रेल मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी टूथेड व्हील, मतलब वो ऐसा दिखता है जैसे उसमें दांत लगे हुए हैं। ठीक है, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब क्या होता है, अगर उसकी विड्थ के अलॉन्ग काटोगे, इधर से काटोगे, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे दांत निकले हुए हैं उसमें। देयर इज अ हेक्सागोनल प्लेट ऑल्सो नोन एज बेसाइल प्लेट और टेल प्लेट। अभी हमने दिखाया था जो ऐसा स्ट्रक्चर था, एंड प्लेट, वही। At each angle of hexagonal plate, a tail fiber of 1500 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग इज प्रेजेंट। हर एंड में क्या होता है, टेल फाइबर प्रेजेंट रहता है। जो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा, वो टेल फाइबर रहता है, वो प्रेजेंट रहता है एंड प्लेट की हर एंगल में। और देखो, हमने बोला 6 एंगल होते हैं
और हर एंगल में एक टेल फाइबर है। मतलब कितने टेल फाइबर हैं? 6 बेस प्लेट। और ये कितने अराउंड कितना थिक होता है? 200 एंगस्ट्रॉम। देयरफॉर 8 टेल फाइबर्स ऑन द बेस प्लेट आर प्रेजेंट। द बेस प्लेट इज अराउंड 200 एंगस्ट्रॉम। जो बेस प्लेट होती है, ये जो प्लेट हमने बनाई थी, ये जो प्लेट बनाई थी वो कितनी थिक होती है? 200 एंगस्ट्रॉम की। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, ये वायरस का मतलब कौन से वायरस से है? फेज वायरस से है। फर्स्ट, एड्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। एड्जॉर्प्शन का मतलब, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में ये डिफरेंस होता है। जैसे अगर कोई चीज़ है, अगर ये पानी को एब्जॉर्व करके एकदम अंदर तक ले जाए, ठीक है, यहाँ से एकदम अंदर से ले जाए, तो ये होगा एब्जॉर्प्शन। लेकिन कोई चीज़ अगर सिर्फ सरफेस में एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो पहले क्या होता है? एडजॉर्प्शन मतलब जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया की सरफेस में आके बैठता है और अंदर चला जाता है। फेज गेट एडजॉर्ब एट द सरफेस, यही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो ये है बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियम अटैच हो जाते हैं सरफेस पे। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये सरफेस में अटैच हो गया, किसकी मदद से होगा? टेल की। जो सबसे नीचे होगा उसी की मदद से अटैच होगा, तो किसकी मदद से अटैच हुआ? टेल की। फिर उसके बाद ये नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट आप लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। The process of adsorption depends upon affinity between the bacterial host cell and the bacteriophage. वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो बैक्टीरियो, जैसे ये मान लो एक ऐसा है जिसमें पानी अंदर जा सकता है, ठीक है, मान लो हमने बैक्टीरिया ऐसा लिया जिसमें पानी अंदर जा सकता है, और एक हमने बैक्टीरियोफेज लिया जो पानी के अंदर जा सकता है, तो ये ईजिली एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बैक्टीरिया हमने लिया जो बिल्कुल जिसके अंदर पानी जा ही नहीं सकता है, और ये हमने लिया एक बैक्टीरियम जो सिर्फ पानी के अंदर जा सकता है, बैक्टीरियोफेज, तो इन दोनों की अटैचमेंट क्या होगी? मुश्किल होगी, क्योंकि ये पानी के अंदर जा नहीं सकता और ये पानी के अलावा कुछ अंदर ले नहीं सकता, तो इन दोनों की अटैचमेंट मुश्किल होगी और इनकी आसान होगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों का नेचर कैसा है। दो लोगों में तभी दोस्ती होती है जब दोनों एक नेचर के होते हैं। तो अगर ये दोनों एक नेचर के हुए तो दोनों में अटैचमेंट ईजिली बन जाएगा। ठीक है, और किसी जैसे एक स्पेसिफिक टाइप का ही बैक्टीरियोफेज एक स्पेसिफिक टाइप के ही बैक्टीरियम को के साथ एफिनिटी बना सकता है। मतलब एक टाइप का जो वायरस है वो सिर्फ एक टाइप के बैक्टीरियम को हर्ट कर सकता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप 2, इन्फेक्शन ऑफ एंट्री ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड ऑन द। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो ये चला गया, यहाँ पे एक बैक्टीरियम का टेल आके अटैच हो गया, अब वो टेल से एक एंजाइम सिक्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा? ये सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, और ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, मतलब जैसे ये रहा अपना बैक्टीरियोफेज और ये रहा बैक्टीरियम, तो ये टेल से एक एंजाइम सिक्रिएट करेगा, लाइजोजाइम, उसके बाद इसमें गड्ढे हो जाएंगे और ये अपना डीएनए इस बैक्टीरियम के अंदर छोड़ देगा। फिर उसके बाद क्या होगा? डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज टेक ओवर द चार्ज। मतलब अब क्या होगा? ये जो डीएनए है बैक्टीरिया का, ये अब इसको काम नहीं करने देगा। जो बैक्टीरियोफेज मतलब जो वायरस आया उसका जो डीएनए है वो एक्टिव हो जाएगा। फिर असेंबली एंड मैचुरेशन ऑफ न्यू फेज बैक्टीरिया, और उसके बाद रेप्लिकेशन शो करेगा और अपने कॉपीज़ बना देगा इसके अंदर। रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाना, तो अपनी कॉपी बना दी उसने बैक्टीरियोफेज के अंदर। उसके बाद वो मैच्योर हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा एकदम मस्त। फिर उसके बाद क्या करेगा? लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड लिबरेशन ऑफ। अब उसके बाद इसको क्या करना है? बैक्टीरियोफेज की बैक्टीरियम की जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल को तोड़ना है और क्या करना है? खुद बाहर निकलना है। तो वो क्या करेगा? जब तक मैचुरेशन नहीं हो जाती इन सेल की तब तक वो अंदर रहेगा। उसके बाद क्या करेगा? होस्ट जो ये होस्ट सेल है इसको रप्चर कर देगा, इसको फाड़ देगा, ठीक है, और उसके बाद खुद बाहर निकल आएगा। अ फेज पार्टिकल कैन फॉर्म 200 न्यू फेज पार्टिकल्स इन 20 to 60 मिनट। मतलब एक जो वायरस है वो 20 से 60 मिनट में अपनी 200 कॉपियाँ बना सकता है। ठीक है, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन शो कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कर्स एंड बून ऑफ वायरस। कर्स का मतलब होता है श्राप और बून का मतलब होता है आशीर्वाद। मतलब अगर आपके यहाँ कोई वायरस है तो वो आपको क्या क्या नुकसान पहुँचा सकता है और क्या क्या आपके लिए अच्छा कर सकता है। ठीक है,
तो देर आर अबाउट 1000 ऑफ वायरस विच अटैक्स एनिमल एंड प्लांट, मतलब बहुत सारे वायरस हैं जो एनिमल्स को और प्लांट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सब बहुत कॉमन है जो वायरल डिसीज़ करते हैं, जैसे पोटैटो लीफ रोल, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी एक्सेट्रा। एनिमल में ये, प्लांट में बता दिया कि प्लांट में ये करता है। आप टोबैको मोजाइक लिख सकते हैं, प्लांट मोजाइक लिख सकते हैं, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी लिख सकते हैं। फिर एनिमल्स में, मैमल्स में क्या करता है, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, येलो फीवर, एड्स। फिर वायरस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, अभी अभी हमने पढ़ा, और उनको क्या कहते हैं, या तो बैक्टीरियल वायरस कहते हैं या तो बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बैक्टीरिया है जो आपको इन्फेक्शन कर रहा है, बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, अब आप चाहते हैं कि आप उस बैक्टीरिया को मार दें, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप उस बैक्टीरिया की हेल्प से, मतलब आप उस बैक्टीरिया को रख लें और उस वायरस की हेल्प से उन बैक्टीरिया को मार सकते हैं, ठीक है। इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, पानी में किसी बैक्टीरिया की वजह से या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से पानी पोल्यूटेड हो जाता है, तो आप ब्लू ग्रीन एल्गा और उस बैक्टीरिया को भी वायरस से मार सकते हैं। कभी कभी कोई ऐसे सॉइल में ऐसे बैक्टीरिया मिल जाते हैं जो प्लांट के लिए हार्मफुल हैं, आप उसको वायरस से किल कर सकते हैं। और जो फेज़ होता है, जो फेज़ मतलब ये क्या होता है, वायरस, फेज़ मतलब होता है वायरस, बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस ही होता है, ठीक है। तो ये जो फेज़ होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी एक सेल से इस सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करना है, तब भी आप वायरस की हेल्प ले सकते हैं। तो ये है कर्स एंड बून ऑफ अ वायरस, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर उस नेक्स्ट टॉपिक में मैं एक आध दो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता सकती हूँ, और आप चाहें तो अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ में डाउट है। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।